Hello everyone and welcome to our channel Law Vacancy. We are back with another video हमारे BNS की सीरीज में। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। कल की क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था और हमने इसके कुछ सेक्शंस कंप्लीट किए थे। आज हम उन्हीं सेक्शंस को आगे कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वैकेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लीगल अवेयरनेस और लीगल फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन से लेके उसकी प्रिपरेशन तक आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें लॉ सिलेबस में आता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, BLLB हो, LLM हो, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम हो, रिसेंटली अभी MP APDO का एग्ज़ाम हो रहा है, ADPO का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप वो वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर अगर आप लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एम कर रहे हैं, तो इन सारे ही केसेस में ये वाले चैनल और ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ओके, सो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ उनके आंसर ज़रूर करें, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपसे एक पर्पस से पूछती हूँ जिससे चीज़ें आपको याद हों। ओके, सो अगर आप रेगुलरली आंसर करेंगे तो आपको सेक्शन अपने आप BNS के याद होने लगेंगे, आपको रटने में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिना कंसिस्टेंसी के, बिना रिविजन के और बिना रिपीटेशन के नहीं निकलता है। ओके, सो आपको ये 3 आदतें डालनी है और हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो आपको ये आदत डालने में हेल्प कर रहा है। ओके, सो इसीलिए आप वो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उनको आंसर करने ज़रूर आइए। वी रीड ऑल योर कमेंट्स और हम देखते हैं कि कितने लोग कंसिस्टेंटली वीडियोस को देख रहे हैं। ओके, इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ये वाली क्लासेस के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लासेस के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक और अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। कल हमने सेक्शन 232 तक कवर किया था। आज हम उसके आगे के सेक्शंस को कवर करते हैं। ओके, सो सेक्शन 233 ये क्या बोलता है? यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। कोई ऐसा एविडेंस जो आपको पता है कि फॉल्स है, गलत है, बट फिर भी आप उसे यूज कर रहे हो। तो कोई भी करप्टली, ये सेक्शन हम कल भी कवर कर चुके थे पर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये इन सेक्शन से थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, इसीलिए मैं आपको ये वाला सेक्शन रिवाइज करा रही हूँ। सो कोई भी इंसान जो कि करप्टली यूज कर रहा है या फिर कोशिश कर रही है यूज करने की कोई ऐसी चीज जो कि फॉल्स है, जो उसे पता है, उसको नॉलेज है कि ये फॉल्स है या फैब्रिकेटेड है या बनाया हुआ है, और उसे वो यूज कैसा करना चाह रहे हैं कि वो सच है या फिर वो जेन्युइन एविडेंस है, तो ऐसे में इस पर्सन को क्या सजा मिलेगी? हम उसको ऐसे ही वे में पनिश करेंगे एज इफ उसने फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस दिया है या फिर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। तो उसे हम, जो हमने ऊपर सेक्शन पढ़े थे फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के, उनमें जो पनिशमेंट थी वैसे ही ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ सेक्शन 234 क्या बोलता है? इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। यानी कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी सर्टिफिकेट पे इशू या साइन करता है जिसमें उसे लॉ ने रिक्वायर किया था कि वो उसके इशू और साइन, मैं एक बार आपको ऐसे समझाती हूँ। हुएवर इशूज और साइंस एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी साइंड or given or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। यानी कोई भी इंसान जो किसी ऐसी सर्टिफिकेट को, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से गिवन या साइन होने के लिए लॉ रिक्वायर कर रहा था, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अटेस्ट करना है तो लॉ में दिया हुआ था कि आप इसे मेडिकल ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लाइए, तो इस तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट थी लॉ की, या फिर किसी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड था जो कि उस सर्टिफिकेट को एडमिसिबल बना रहा था एविडेंस की तरह, यानी कोई ऐसा फैक्ट जो कि उस सर्टिफिकेट को एविडेंस की तरह यूज करवा रहा था, और ऐसे में अगर कोई पर्सन ऐसे सर्टिफिकेट को इशू या साइन करता है और उसको पता है, नॉलेज है या फिर वो बिलीव करता है कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है,
किसी भी पॉइंट पे ये सर्टिफिकेट जो उसके मटेरियल पॉइंट है यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उस सर्टिफिकेट में स्टेटेड है वो गलत दिया हुआ है, तो ऐसे में उस पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी? जो साइन कर रहा है या इशू कर रहा है, सेम पनिशमेंट एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस। जो फॉल्स एविडेंस देने के लिए होती है वही चीज़। ओके, नाउ इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं जब आप फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। कोई इंसान जब फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए तो वो इसमें जो डॉक्टर है उसको इसमें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नाउ सेक्शन 235 क्या बोलता है? यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। यानी कोई भी ऐसा इंसान जो कि करेक्टली यूज कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है यूज करने का कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसको उसकी जिसके बारे में उसे नॉलेज है कि वो फॉल्स है, उसमें जो पॉइंट स्टेटेड है, जो मटेरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जो मेन पॉइंट उस सर्टिफिकेट का है वो गलत है, फॉल्स है, और उसे वो यूज कर रहा है एज अ ट्रू सर्टिफिकेट, तो ऐसे में उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी? वैसी ही जो कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए होती है। उसके बाद सेक्शन 236, false statement made in declaration which is by law receivable as evidence, whoever in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court or any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। यानी ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान, एनी पर्सन, कोई भी इंसान जो कि कोई डिक्लेरेशन बना रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो या तो उसने खुद डिक्लेयर किया है या फिर उस डिक्लेरेशन को उसने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करना मतलब बैक किया है उसे, और इस तरह के डिक्लेरेशन को या तो कोर्ट या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई और पर्सन बाउंड है या ऑथराइज बाय लॉ है कि वो इस डिक्लेरेशन को रिसीव करे एविडेंस की तरह, किसी फैक्ट के एविडेंस की तरह। और ऐसा एक पर्सन जो है, जो ये डिक्लेरेशन बना रहा है, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट उस डिक्लेरेशन में बोलता है जो कि फॉल्स है, झूठी है, और जो या तो वो जानता है कि ये फॉल्स है या फिर उसे पता है, बिलीव करता है कि वो फॉल्स है, या फिर उसे पता है कि ये सच नहीं है। और किस बारे में है? जो मेन चीज़ उस डिक्लेरेशन में बात की गई है, जो मटेरियल फैक्ट है, जो उस डिक्लेरेशन का पर्पस, ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो मेन मटेरियल फैक्ट है, उससे रिलेटेड बात वो झूठ है, तो ऐसे में उस पर्सन को वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए होती है। ओके, नाउ 237 ये क्या बोल रहा है? यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, हुएवर करप्टली यूजेस और अटेम्प्ट्स टू यूज, यानी कोई भी इंसान जो कि करप्टली या तो यूज कर रहा है या फिर कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है यूज करने की इस तरह के डिक्लेरेशन को सच की तरह, मतलब एक कोई डिक्लेरेशन है जिसके बारे में उसे नॉलेज है कि वो उस मटेरियल पॉइंट पे झूठा है, यानी जो उस डिक्लेरेशन का मेन पॉइंट है वो फॉल्स है, पर वो उसको कैसे यूज कर रहे हैं कि नहीं ये डिक्लेरेशन तो सच है, तो ऐसे में ऐसे पर्सन को क्या सजा मिलेगी? वही सजा जो कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए हो ही जाती है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है ये क्या बोल रहा है? अ डिक्लेरेशन विच इज इनएडमिसिबल मेरली upon the ground of some informality is a declaration within the meaning of section 236 and this section। यानी अगर कोई ऐसा डिक्लेरेशन है जो किसी इनफॉर्मेलिटी यानी जो उसका फॉर्मल प्रोसीजर था उसको कंप्लाई ना करने की वजह से इनएडमिसिबल है, वो भी इस सेक्शन की मीनिंग के लिए, यानी 236 जो सेक्शन हमने ऊपर पढ़ा था और इस सेक्शन के पर्पसेस के लिए हम उसे डिक्लेरेशन मानेंगे। ओके, इस एम्बिट में वो कवर होगा। फिर सेक्शन 238 क्या बोलता है? causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender। यानी कोई भी इंसान जिसको ये नॉलेज हो या जिसके पास रीजंस टू बिलीव हो कि एक कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, that an offense has been committed, causes any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with the intention gives any information respecting the offense which he knows or believes to be false shall। यानी एक ऐसा पर्सन जिसको पता है या फिर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि एक ऑफेंस हुआ है, और वो क्या कर रहा है? वो किसी ऐसे एविडेंस को जो कि उस ऑफेंस के होने से जुड़ा हुआ है उसको डिसअपियर कर रहा है, गायब कर रहा है, और उसकी इंटेंशन क्या है? या तो ऑफेंडर को स्क्रीन करना यानी बचाना लीगल पनिशमेंट से, या फिर उसकी ये इंटेंशन है या फिर इसी इंटेंशन से वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो उसको पता है कि गलत है, यानी वो कहेगा नहीं नहीं ए ने नहीं किया, बी ने किया है, जबकि उसको पता है कि ए ने ही किया है। तो ऐसे में अगर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है उस ऑफेंस के बारे में जिसके बारे में उसे नॉलेज है या बिलीफ है कि वो फॉल्स है, तो ऐसे में क्या होगा? फिर ये तीन केसेस हैं। पहला, अगर वो जो ऑफेंस है
वो डेथ के साथ पनिशेबल है तो ऐसे पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और दूसरा, अगर वो जो ऑफेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है या फिर किसी ऐसे इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो ऐसे में इस पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी? उसको मिलेगा इम्प्रिजनमेंट कितना? 3 साल तक का, विच में एक्सटेंड टू 3 years, है ना, प्लस फाइन। और सी है कि अगर वो जो ऑफेंस है वो किसी ऐसे टर्म के लिए पनिशेबल है जो 10 साल से कम है, यानी 10 साल से कम, नॉट एक्सीडिंग 10 years। तो ऐसे में इस इंसान को जो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफेंडर को बचाने की कोशिश कर रहा है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? with imprisonment of description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of longest term of imprisonment provided for offence or with fine or with both। यानी जो उस offence में जो उसका longest punishment है उसका 1/4, उसका 1/4 पनिशमेंट इससे मिलेगी या फिर फाइन या फिर दोनों। ओके, देखिए, अगर आपको चाहिए कि मैं सारे इलस्ट्रेशंस कवर करूं और सेक्शंस को सारा डिटेल में और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो डिटेल्ड वीडियो है और जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मैं यहाँ आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकती, बट डिटेल्ड वीडियो में हमने सब कुछ बहुत ही डिटेल में कवर किया है, केसेस के साथ किया है, सेक्शंस के साथ किया है, इलस्ट्रेशन के साथ किया है। सो आप हमारा पेड कोर्सेज ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है जिससे हर कोई उसे एक्सेस कर पाए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 239। 239 क्या बोलता है? इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, यानी एक पर्सन था, उसकी ड्यूटी थी इन्फॉर्म करना और उसने इंटेंशनली वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो अपनी ड्यूटी उसने ओमिट कर दी। Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offence, which he is legally bound to give, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both। यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको ये नॉलेज है या जिसके पास रीज़न टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस हुआ है और वो इंटेंशनली, इंटेंशन के साथ ओमिट कर रहा है, यानी अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को देने की, उस ऑफेंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लीगली बाउंड था उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, बट उसने वो नहीं दी, ऐसे में इस इंसान को क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट कितना? 6 महीने तक का, या फिर फाइन कितना? 5,000 रुपये तक का, या फिर दोनों। ओके, फिर सेक्शन 240 क्या है? सेक्शन 240 है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, gives any information respecting that offence which he knows or believes to be false, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years, or with fine or with both। यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको या तो ये नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है, उसके पास ऐसे रीजंस एग्जिस्ट करते हैं जिससे उसे ये विश्वास हो सके कि एक ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस के बारे में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बारे में उसे नॉलेज है या फिर वो मानता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको पता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे में उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी? 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों, और है एंड नहीं है। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं? In sections 238 and 39, and in this section the word offence includes any act committed at any place out of India which if committed in India would be punishable under any of the following sections, namely ये सारे सेक्शन। यानी ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 238 और 239 के पर्पसेस से जो वर्ड 238 और 239 में ऑफेंस यूज हुआ है ना, वो वाली एक्ट्स भी इंक्लूड करेगा जो कि इंडिया के बाहर हुई हों। अगर वो एक्ट इंडिया में होती और इन सेक्शंस के अंडर हुई होती तो वो वाली एक्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी अगर ये कंडीशंस मेट है। कौन सी कंडीशन? अगर इन सेक्शंस में फॉल कर रही है और अगर वो एक्ट इंडिया में होती तो ऑफेंस होती। ओके, क्लियर है ये? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 241। सेक्शन 241 क्या बोल रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। यानी ये बोल रहा है कि ओके, सो इस सेक्शन में ये क्या बोल रहे हैं? whoever secretes or destroys any document or electronic record which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court or in any proceeding lawfully held before a public servant as such, or obliterates or renders
illegible the whole or any part of such document or electronic record with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such court or public servant as aforesaid, or after he shall have been lawfully summoned or required to produce the same for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees और with both। यानी ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो जिसके लिए वो लॉफुली कंपेल्ड था कोर्ट में उसे एविडेंस की तरह प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी प्रोसीडिंग जो कि पब्लिक सर्वेंट के सामने होने वाली है उसमें एविडेंस की तरह प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को या तो वो डिस्ट्रॉय करता है या छुपा देता है, सीक्रेट्स कर देता है, तो और ऑब्लिटरेट्स और रेंडर्स इलेजिबल द होल, यानी उस डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या तो पूरी तरीके से खराब कर देता है या फिर उसे पढ़ने लायक नहीं छोड़ता, या तो वो पूरा खराब करता है या फिर कोई पार्ट उसका, और उसकी इंटेंशन क्या है कि उसको वो एविडेंस की तरह प्रोड्यूस नहीं होने देना चाहता, तो किसी कोर्ट में या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, एंड और आफ्टर ही शैल हैव बीन लॉफुली समन्ड और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम, यानी जब उसको समन किया गया है या फिर उसकी ये ड्यूटी थी उसको प्रोड्यूस करने की एविडेंस की तरह, तब तब उसने ऐसा किया, तो ऐसे में ऐसे इंसान को क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट, जो कि 3 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन कितना, 5,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों। ओके, उसके बाद सेक्शन 242 है। सेक्शन 242 क्या बोलता है? फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और prosecution. Whoever falsely personates another and in such assumed character makes any admission or statement or confesses judgment or causes any process to be issued or becomes bail or security or does any other act in any suit or criminal prosecution shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। यानी ये बोल रहे हैं कोई भी इंसान जो किसी दूसरे इंसान को फॉल्सली पर्सोनेट करता है, पर्सोनेट मतलब ए है पर वो कोर्ट में गया कि मैं तो बी हूँ, ठीक है, वो बी को पर्सोनेट कर रहा था, ए था, ये गया कोर्ट के सामने और कोर्ट से बोलता है कि मैं ही बी हूँ, जिस बी को आप ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ, पर ये असल में कौन है? ए है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पर्सोनेट करना। तो यहाँ पे ये सेक्शन बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन झूठ फॉल्सली किसी दूसरे पर्सन को इम्पर्सोनेट कर रहा है और इस तरीके पर्सोनेशन में, यानी जब वो बी की तरह एक्ट कर रहा है, वो कोई एडमिशन या स्टेटमेंट बोलता है या फिर कोई कन्फेशन ले लेता है या फिर कोई ऐसे प्रोसेस को इशू करने का कारण बन जाता है या फिर बेल या सिक्योरिटी के ग्राउंड्स देता है या फिर कोई भी ऐसी एक्ट करता है किसी सूट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, तो ऐसे में उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट, कितना? 3 साल तक का, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ओके, सो ये इम्पर्सोनेशन से रिलेटेड सेक्शन है। ओके, नाउ सेक्शन 243 क्या बोलता है? फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एट फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन, यानी ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान, पहले हम रीड कर लेते हैं कि सेक्शन बोल क्या रहा है। Whoever fraudulently removes, conceals, transfers, or delivers to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। अब ये क्या बोल रहे हैं? हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, उसमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना जिसको हम बोलते हैं संपत्ति कुर्क होना, जमीन कुर्क होना, और फाइन, कई बार हमने देखा है कि आपको फाइन भरना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान जो कि अगर एक प्रॉपर्टी थी और वो जो इंसान है ना वो उस प्रॉपर्टी को उस फॉरफीचर से बचाना चाहता था, या सपोज किसी ने फाइन नहीं भरा तो उसकी प्रॉपर्टी हम सीज करने जाते हैं, है ना, अगर कोई फाइन ना भरे फिर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से वो लिया जाता है, तो ऐसे में वो जो इंसान था वो ये चाहता था, उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो उस प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट को फॉरफीट होने नहीं देना चाहता था, वो उसे जब्त नहीं होने देना चाहता था, या फिर जो फाइन है उसको वो उस प्रॉपर्टी से सेटल नहीं होने देना चाहता था, उस फाइन को प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं करना चाहता था, और इसलिए उसने क्या किया, उसने फ्रॉडुलेंटली ऐसी प्रॉपर्टी को या तो रिमूव कर दिया, हटा दिया, कंसील कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, या ऐसे पर्सन को डिलीवर कर दिया, किसी पर्सन को डिलीवर कर दिया कोई प्रॉपर्टी या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंटरेस्ट, इसी इंटेंशन के साथ कि वो उस प्रॉपर्टी को, उसका जो इंटरेस्ट है
उसको बचाना चाहता है फॉरफीचर से या फिर फाइन के ल्यू में सेटिस्फाई होने से। और ये क्यों हो रहा था, ये जो फॉरफीचर हो रहा था, ये किसी सेंटेंस जो पहले यानी जो कोई सजा दी गई थी उसमें ये प्रोविजन था कि उसको फॉरफीट किया जाएगा या उसे फाइन देना होगा, या फिर उसे नॉलेज है कि उसमें जो सेंटेंस आएगा वो ये जानता है कि अगर पनिशमेंट मिली, अगर सेंटेंस आया तो फिर इस प्रॉपर्टी का फॉरफीचर हो सकता है ना। तो ऐसे में, और किसके ऑर्डर से हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से या फिर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से, ओके, या फिर किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कोर्ट ने कोई डिक्री दी, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी फॉरफीट करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऑर्डर आया है उसमें, या फिर उसे नॉलेज है कि ऐसा कुछ हो सकता है सिविल सूट में, तो इसके लिए उसने क्या किया, फ्रॉडलेंटली उस प्रॉपर्टी को रिमूव, कंसील, ट्रांसफर या डिलीवर कर दिया। तो ऐसे में इस पर्सन को क्या सजा मिलेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, कितना, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, और फाइन कितना होगा, 5,000 रुपए तक का या फिर दोनों। ओके, सो ये सेक्शन क्लियर है आपको नाउ। सो ये हमने सेक्शन 243 तक कवर कर लिया है। अब जो आगे के सेक्शंस हैं वो हम कल कवर करते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप यहाँ के सेक्शंस को अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम बीएनएस को शुरू से लेके एंड तक पूरा कवर कर रहे हैं। ओके, सो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, बस एक ही शर्त है कि आप सारे वीडियोस देखें, कोई भी वीडियो को बीच में छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हुए चलेंगे, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, तभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको कमिटमेंट शो करना होगा कि मैं वीडियोस डेली अटेंड करूंगा, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आप ज़रूर दें। ओके, इससे आपको सेक्शंस भी याद होंगे और आपकी मेमोरी भी बनेगी, और लास्ट में जब हम रिवाइज करेंगे तो आपके लिए रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।